हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम यूपीएससी 2026 मेनली उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हालांकि आपको ये सीरीज़ जो है बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आने वाला है। इससे पहले के लेक्चर्स में हम जो है पिलर 1A2 हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि हमने मनी सप्लाई, मनी का जो डिमांड क्रिएशन सब समझ लिया था। डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट किसको कहते हैं। फिर हमने जो है M0 जिसको हम एग्रीगेट मनी कहते हैं, M1, M2, M3, M4 समझ लिया था। ब्रॉड मनी, नैरो मनी किसको कहते हैं, ठीक है। फिर FRBM एक्ट को हमने समझ लिया था। हमने मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लिया था। आज जो है मॉनेटरी पॉलिसी का हमको क्वांटिटेटिव टूल से स्टार्ट करना है। रेपो रेट किसको कहते हैं, रिजर्व रेपो रेट किसको कहते हैं, तो इन सब टॉपिक्स को हमको आज कंप्लीट करना है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले पिछले लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए, तभी आपको आगे के लेक्चर्स जो हैं वो समझ में आने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आते हैं हम हमारे जो टॉपिक है उस पर, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल्स हमको जो स्टार्ट करना था यहाँ पे, हाँ। तो देखिए, हमने इन क्वेश्चंस तक पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था ना। आप सभी को ध्यान होगा, आप सभी में से कुछ बच्चों ने जो है वो इनका आंसर भी दिया था, और मैंने बताया था आप सभी को कि आप मुझको बताना कि इन 5 क्वेश्चंस में से आपके कितने ज़्यादा सही है। क्योंकि गाइज आप सभी जो नए हैं उनको मैं बता दूं, हम जो पहले टॉपिक कवर करते हैं उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में कवर करते हैं ना, ताकि आपका साथ साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ रिवाइज होते चले जाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव टूल्स, रेट, LAF, रेपो रेट। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम क्वांटिटेटिव टूल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम रेट पे बात करेंगे कि रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है। LAF, रेपो, LAF का मतलब क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये RBI का तरीका है लिक्विडिटी को एडजस्ट करने का। लिक्विडिटी क्या होता है, तरलता। डिटेल में हमने पिछले लेक्चर्स में बात किया हुआ है। अब बात करते हैं रेपो रेट का। रेपो रेट क्या होता है, ये एक तरह का इंटरेस्ट रेट होता है जो कि RBI लैंड करता है शॉर्ट टर्म के लिए अपने क्लाइंट को, उनका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कोलेट्रल के तौर पे रख के। अब आसान शब्दों में समझो कि RBI क्या करता है, इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। अब इंटरेस्ट कोई क्यों चार्ज करेगा, जब आप उससे लोन लोगे, ठीक है। तो RBI से लोन कौन लेता है, बैंक वगैरह लोन लेती है। आप कहोगे कि बैंक को भी लोन चाहिए होता है, तो बिल्कुल भाई, बैंक को भी लोन चाहिए होता है। वो किससे लेती है, RBI से लेती है। अब आप और हम जैसे लोग जाके जब बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन लेते हैं, तो हम सभी को पता है कि कितना 12%, 15% का हमको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। वैसे ही RBI जो इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक को, उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। फ़र्क क्या है, अब आप ये समझो। हम जो क्रेडिट कार्ड या इन सब पे लोन लेते हैं, उसमें हो सकता है कि आपको कोलेट्रल ना देना पड़े, लेकिन जब बैंक जो है वो RBI से लोन लेती है तो उनको कोलेट्रल देना पड़ता है। कोलेट्रल क्या है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। गिरवी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकता है, ट्रेजरी बिल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, गिरवी रखना पड़ता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। 3 चीज़ें आपको समझ में आ गया। रेपो रेट क्या है, ये एक तरह का इंटरेस्ट रेट है जो कि RBI लेता है किससे, क्लाइंट से। क्लाइंट कौन होते हैं, मेनली बैंक, NBFCs वगैरह होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म इन द सेंस 1 से शायद 14 दिन के बीच में होता है ये, ठीक है। उनका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल वगैरह कोलेट्रल के तौर पर रखा जाता है, ठीक। ये आपको रेपो रेट में ध्यान रखना है, ठीक है। अब रेपो रेट जो होता है वो एक तरह का रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि RBI जो है वो आपसे, यानी कि क्लाइंट से जो है कोलेट्रल को खरीद लेती है। कोलेट्रल जो भी होता है उसको परचेज कर लेती है। मान के चलो 200 रुपये पे बैंक से वो कोलेट्रल परचेज कर लिया, लेकिन एक कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन, कि भाई 10 दिन बाद जो है ना, तुम ये जो कोलेट्रल तुमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल कुछ भी जो मुझको बेचा है, 10 दिन बाद आके तुम मुझसे ये खरीदोगे। कितने में खरीदोगे, 250 में खरीदोगे। आप कहोगे ये 50 रुपये जो ज़्यादा RBI ले रहा है, ये तो RBI का फ़ायदा हो गया। बिल्कुल हो गया। यही 50 रुपये जो है वो क्या हो गया, रेपो रेट हो गया। अब फ़ायदा तो RBI का हो गया, और बैंक को भी उस समय जो 200 रुपये चाहिए था वो भी उसको मिल गया, समझ रहे। तो ये 50 रुपये एक तरह से आप कह लो इंटरेस्ट भी है, रेपो रेट भी है, सब कुछ यही है, ठीक। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि बैंक जो है ना, गिरवी के तौर पे अपना जो SLR कोटा वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह है वो नहीं जमा करवा सकता है। अब SLR कोटा क्या होता है, ये मैं पहले वाले लेक्चर्स में आप सभी को बता चुका हूँ।
तो जो एसएलआर कोटा के जो भी मतलब एसेट होते हैं बैंक के पास, वो गिरवी के तौर पे नहीं दिया जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। रेपो रेट को हम रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, और रेपो रेट ही पॉलिसी रेट भी होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई जो भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, उसका मेन जो मतलब हथियार होता है वो रेपो रेट होता है, ठीक है। रेपो रेट आप सभी समझ गए होंगे। अब समझते हैं हम रिवर्स रेपो रेट किसको कहते हैं। हमने रेपो रेट बात की जब आरबीआई ने लोन दिया किसको, बैंक को, तब आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन क्या हो, आरबीआई लोन ले किससे, बैंक से लोन आरबीआई ले, समझ रहे हो। अब इस समय बैंक मनी जमा करवा रहा है किसके पास, आरबीआई के पास। अब बैंक को सीधी सी बात है आरबीआई को इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा, तो वो जो इंटरेस्ट है क्या है, रिवर्स रेपो रेट है। होपफुली आप सभी को ये समझ में आ गया हो। तो ये भी इंटरेस्ट रेट है जो कि क्लाइंट अर्न करता है, यानी कि बैंक वगैरह अर्न करता है जब वो अपना सरप्लस फंड जो है वो रखते हैं आरबीआई के पास शॉर्ट पीरियड के लिए, ताकि कुछ पैसा इंटरेस्ट वगैरह वो कमा सकें। आप कहोगे कि बैंक वाले आरबीआई के पास क्यों रखते हैं, वो जनता को क्यों नहीं देते लोन के तौर पे। तो यार बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक के पास मान के चलो 100 रुपये है, लेकिन लोन लेने के लिए ग्राहक उसके पास 50 रुपये के ही आए, 50 रुपये उसके पास बच गया, तो वो 50 रुपये उसके पास जो है उस पर तो उसको कोई कमाई नहीं हो रही है, तो वो इस फैसिलिटी के तहत आरबीआई के पास अपना पैसा रख देगा। तो जो भी मतलब रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट होगा, मान के चलो 3.5% या 3.25% जो भी होगा, वो बैंक को कम से कम उतना तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया आप सभी को। इसमें क्या होता है, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एज अ कोलेट्रल क्लाइंट को देता है। समझ में आया आप सभी को। रेपो रेट में क्या था कि जो बैंक था वो कोलेट्रल गिरवी रखता था आरबीआई के पास। अब इस वाले सिस्टम में क्या, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई गिरवी रखेगा बैंक के पास। फ़र्क आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि जो लोन देगा मतलब जो पैसे देगा उसके पास कुछ गिरवी तो रखना पड़ेगा ही आपको, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो हरदम रेपो रेट से कुछ कम ही होता है, यानी रेपो रेट माइनस समथिंग होता है, मतलब रेपो रेट से तो हरदम कम ही रहेगा। यानी कि फ़ायदा है आरबीआई से लेने में, आरबीआई के पास जमा करवाने में इतना फ़ायदा नहीं है। अब रेपो रेट हमने बात कर ली कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं मार्केट रेपो किसको कहते हैं। तो देखो आरबीआई के अलावा बैंक एनबीएफसीज जो हैं वो एक दूसरे को लोन में पैसा देती हैं, ठीक है। आरबीआई के अलावा भी बैंक वगैरह एनबीएफसीज वगैरह एक दूसरे को जो पैसे देती है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज पैसे देती हैं, वो जो एक दूसरे से इंटरेस्ट चार्ज करती हैं उसको कहते हैं मार्केट रेपो करके, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट रेपो कहते हैं। और उसमें भी कुछ कोलेट्रल वगैरह वो आपस में जमा वमा करवाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अपने को डिटेल में नहीं जाना है। अब समझते हैं हम करंट रेपो किसको कहते हैं। करंट रेपो जो भी प्रेजेंट में रेपो रेट चल रहा है उसको करंट रेपो कहते हैं। 2025 जून की डेटा की बात करें तो 5.50% जो है वो रेपो रेट चल रहा था, ठीक है। मतलब 100 रुपये पे जो है वो लगभग 5.5 रुपये का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही थी आरबीआई। अब न्यूट्रल या टर्मिनल रेपो रेट किसको कहते हैं। ये जो रेपो रेट होता है इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में भी रहे और एम्प्लॉयमेंट भी अचीव हो पाए, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई जो है वो रेपो रेट को इतना ज़्यादा ही मतलब इंक्रीज़ ना कर दे कि वो जो है कंज्यूमर को ही डैमेज करने लग जाए, जीडीपी ग्रोथ रेट को ही डैमेज करने लग जाए। आप खुद सोचो, आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चार्ज करने लग जाए, मतलब बैंक तो लोन ही नहीं लेगा। फिर बैंक जब लोन ही नहीं लेगा आरबीआई से तो वो जनता को कैसे लोन देगा, समझ में आप सभी को। तो आरबीआई एक मतलब ठीक ठाक वैल्यू रखता है रेपो रेट का, ताकि ना ज़्यादा इससे जो है नुकसान हो जाए जीडीपी को, और इतना भी ज़्यादा कम ना कर दे कि इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ जाए, समझ में आप सभी को। तो ये एक तरह का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आरबीआई ने ऐसा कोई ऑफिशियली नंबर टारगेट नहीं किया हुआ है कि हमको रेपो रेट इतना ही रखना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आरबीआई कितना रखता है। अब नायरू क्या है, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये टर्म अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो है लोन का इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, तो इसको हम मेनली पिलर 4C में कवर करने वाले हैं, ठीक है। आगे अब आरबीआई का क्या है, कुछ स्पेशल विंडोज़ आरबीआई लेके आया था, जैसे कि आपको ये टर्म याद रखना है, LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का मतलब क्या, 1 साल या 3 साल के लिए था, ये आया था आरबीआई लेके आई थी। इसमें इंटरेस्ट रेपो रेट के तौर पे ही उसने सेम ही रखा था। अब क्योंकि आप सभी को पता है रेपो रेट जो है वो मेनली क्या शॉर्ट टर्म है, यानी शॉर्ट टर्म लोन चाहिए बैंक को तो उसके लिए, यानी कि 14 डेज तक के लिए चाहिए होता है उसके लिए, ठीक है। वो आरबीआई डिसाइड करता है कितना शॉर्ट टर्म, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आरबीआई वो लॉन्ग टर्म रेपो रेट या कुछ अलग अलग फैसिलिटीज़ लेके आता रहता है। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत के स्कीम के लिए आरबीआई जो है कोविड के बाद
TLRO, SLTRO, कुछ ये सब AIFI, ये सब फैसिलिटीज़ लेके आया था, ठीक है। अब ये टर्म्स में अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पुराना न्यूज़ है, इस वजह से इसको हमको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक। अब हम समझते हैं रिवर्स रेपो रेट कट को किसको कहते हैं। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया था, आप सभी को पता है। तो जो लोन का डिमांड है वो एकदम से कम हो गया। लोन का डिमांड कम होने से क्या हुआ, बैंक के पास जो एक्सेस मनी था, बैंक के पास 100 रुपये था, लेकिन लोन लोग ले नहीं रहे थे, मान के चलो सिर्फ 50 रुपये ही लोन लिया। जो 50 रुपये बैंक के पास बच गया, बैंक ने क्या सोचा कि हम इसको जमा करवा देते हैं RBI में, कुछ तो फ़ायदा मिले हमको रिवर्स रेपो रेट के तौर पे। तो अब भाई RBI भी ये जी चीज़ समझ गई कि भाई जो बैंक वाले हैं वो हम में मतलब पैसा डाले जा रहे हैं। तो लगभग 3 लाख करोड़ RBI के पास आ गया था, सोचो रिवर्स रेपो रेट पे। तो RBI ने दिमाग लगाया, क्या किया उसने, रिवर्स रेपो रेट बहुत ज़्यादा कम कर दिया, समझ रहे हो आप, 3.35% ले आया। क्यों ले आए, ताकि वो डिस्करेज कर सके बैंक को कि भाई तुम हमारे पास पैसे जमा मत करो, बल्कि तुम जो है जनता को मतलब मनाओ कि तुम लोन लो भाई, समझ रहे हो आप, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा उनको स्पैम कॉल करो, ईमेल करो, समझ रहे हो, फोर्स करो उनको लोन लेने के लिए, थोड़ा उनको ऑफर वगैरह दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि खुद सोचो आप, FD वगैरह पे तो बैंक वालों को 5.96% का उनको तो चार्ज देना ही है। अब उससे भी कम उनको अगर इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो उनका तो घाटा हो गया ना, ठीक है। इस वजह से RBI ने भी क्या किया, कम किया रिवर्स रेपो रेट को, ताकि वो थोड़ी मेहनत करे, लोगों को लोन में दे पैसा, ठीक। अब हम समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, क्वांटिटेटिव टूल में, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो क्या होता है, समझो आप इसको। देखो, नॉर्मल या फिक्स्ड रेपो रेट तो हमने बात कर लिया, रिवर्स रेपो क्या होता है, ठीक है। 3.35% 2023 में था रिवर्स रेपो। अब वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ये है जो वेरी करता है, चेंज करता है, ऑक्शन के जरिए दिया जाता है ये। अब ऑक्शन के जरिए क्यों दिया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक तो RBI को फ़ायदा मिले और दूसरा मनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस किया जा सके। अब आप कहोगे कि कैसे, अब आप खुद सोचो कि RBI को जो है वो नहीं चाहिए पैसा, ठीक है, बैंक में, लेकिन फिर भी बैंक वाले ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं, पैसा लो भाई तुम पैसा लो। तो RBI क्या करेगा, ऑक्शन कर देगा कि जो मुझको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगा मैं उसको मतलब उससे पैसा लूँगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो बैंक वाले बिड करते हैं, जो सबसे कम बोली लगाता है, बैंक RBI क्या करती है, उसका कोलेट्रल मतलब उसको जो है अपना लोन का अमाउंट पैसा जो है वो दे देती है, समझ रहे हो, उसका इंटरेस्ट रेट देती है। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है। तो ये RBI के मूड पे डिपेंड करता है, समझ में आप सभी को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मनी सप्लाई भी रिड्यूस होता है। मनी सप्लाई कैसे रिड्यूस होता है, मनी सप्लाई ऐसे रिड्यूस होता है क्योंकि अब RBI ने क्या किया, पैसा जो है बैंक वालों से क्या किया, ले लिया। जब पैसा ले लिया, मनी ले लिया, तो मनी सप्लाई कम होगा ना, मनी ले लिया तभी तो उस पर इंटरेस्ट RBI ने दिया, समझ में आया आप सभी को। ये इंटरेस्ट क्या है, रिवर्स रेपो जो RBI देता है, ठीक है। अब ये हम समझ गए रेपो रेट क्या हो गया। ये सब RBI VRR ये सब जो है ना बीच बीच में RBI लेता रहता है इकोनॉमीज की हालत वगैरह देख के, ठीक है। अब हम समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव टूल रेट में MSF को। किसको, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी किसको कहते हैं, ये भी एक तरह का इंटरेस्ट रेट होता है जो कि RBI शॉर्ट टर्म के लिए लैंड करता है, किसको, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को। अब SCB और RRB क्या होता है ये तो हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में आपको पता चलेगा। फिलहाल में आप इतना समझ लो कि SBI, HDFC ये जो बैंक्स हैं ये हो गए आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब RBI जो है इनको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किस चीज़ पे, गिरवी जो रखता है वो SLR कोटा का भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह गिरवी रख सकते हैं बैंक, ठीक है। तो ये जो MSF है, आप फ़र्क पता चल गया होगा रेपो रेट से क्यों अलग है ये MSF। इसमें जो कोलेक्ट्रल होता है वो SLR कोटा वाला भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो रेपो रेट में जो कोलेक्ट्रल होता है वो SLR कोटा वाला नहीं हो सकता है। अब आप खुद समझो कि यहाँ पे तो बिना SLR कोटा वाला का मतलब RBI ने कोलेक्ट्रल ले लिया उसको रेपो रेट इंटरेस्ट पे, लेकिन यहाँ पे SLR कोटा वाला लिया है तो भाई सीधी सी बात है, बैंक से कहेगा कि भाई तेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा क्योंकि तू मुझको SLR कोटे वाला कोलेक्ट्रल जमा करवा रहा है, ताकि बैंक डिस्करेज हो SLR कोटा वाले चीज़ों को एज ए कोलेक्ट्रल रखने के लिए। समझ में आया आप सभी को, ये सिंपल चीज़ हो गया ना। RBI इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है तो रेपो रेट से हरदम ये 0.25% ज़्यादा ही होगा MSF, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर गाइज नहीं समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए, ठीक है, आराम से समझिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो हमने समझ लिया। अब समझते हैं बैंक रेट, एमएसएफ, रेपो रेट, इन सब में फ़र्क क्या है। ठीक है, ये जो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आया था बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट लगभग वही है जो एमएसएफ है। ठीक, अब एमएसएफ 2011 में लेके आया गया था। अब आप कहोगे कि एमएसएफ लगभग बैंक रेट ही है, तो फिर ये अलग से क्यों है? क्योंकि बैंक रेट जो है नॉर्मली अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये नॉर्मली ये पेनल्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये इसका जो ड्यूरेशन है वो लॉन्गर होता है देन एमएसएफ या रेपो रेट के मुकाबले में। ठीक है, एमएसएफ 2011 में लेके आया गया था, रेपो रेट 2000 में लेके आया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एमएसएफ हरदम रेपो रेट से ज़्यादा ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और रेपो रेट कितना होगा ये मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है वो डिसाइड करती है। ठीक है, बैंक रेट या एमएसएफ से कौन बोरो कर सकता है आरबीआई से? सिर्फ और सिर्फ बैंक बोरो कर सकती हैं। रेपो रेट से कौन बोरो कर सकता है? बैंक भी बोरो कर सकती है, नॉन बैंक भी, मतलब एनबीएफसीज वगैरह भी, और स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो बोरो कर सकती है आरबीआई से रेपो रेट की दर पे। ठीक है, कोलेट्रल क्या ज़रूरी होता है बैंक रेट में? हाँ भी और ना भी। बहुत सारे बुक्स कहते हैं होता, मतलब करना पड़ता है, बहुत सारे बुक कहते हैं नहीं करना पड़ता है। एमएसएफ में बात किया जाए तो बिल्कुल आप सभी को ध्यान है कि एसएलआर कोटा से कोलेट्रल जमा करने की अनुमति दी जाती है एमएसएफ में। रेपो रेट में भी कोलेट्रल दिया जाता है, लेकिन वो एसएलआर कोटा के बाहर का होता है। यूजुअली एमएसएफ और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 14 डेज़ के लिए होता है। ठीक है, अब मैंने बताया आप सभी को बैंक रेट नॉर्मली अब पेनल्टी डिसाइड करने के लिए दिया जाता है। पेनल्टी मतलब जो बैंक वाले आरबीआई की बात नहीं मानते हैं तो बैंक रेट पे उनको पेनल्टी लगाया जाता है। और एमएसएफ और रेपो रेट की जो सुविधा है वो आप समझो शॉर्ट टर्म के लिए, तो समझो वो इमरजेंसी बेसिस पे ही लिया जाता है, बैंक वगैरह लेती हैं ना शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 ने ये बता रखा है कि बैंक रेट स्टैंडर्ड रेट है जो कि आरबीआई बाई करेगा रीडिस्काउंटेड रेट पे। ठीक है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज या अदर कमर्शियल पेपर की जगह। ठीक है, उसके बाद बाई बैक होता है। अब ये क्या है? रीपर्चेज एग्रीमेंट, जो हमने वही समझा कि आरबीआई जो है कुछ रुपए पे खरीदेगा फिर रीसेल करेगा दूसरे रुपए पे, जहाँ पे रीसेल का जो वैल्यू है वो हरदम ज़्यादा रहेगा उसके बाई के वैल्यू से ना। तो उसी से क्या होता है, वही फ़ायदा जो हो जाता है, वही फ़ायदा को हम क्या कहते हैं? बैंक रेट कह देते हैं। ठीक है, होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। ये वाला कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने अभी जो रीपर्चेज वाला समझाया है वो उसको आप ज़रूर से समझ लिए। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ क्या सिस्टम ये काम करता है रीपर्चेज टाइप वाले में। कि आरबीआई क्या करता है, आपका कोलेट्रल को परचेज़ कर लिया 100 रुपये में। ठीक है, इस वादे के साथ परचेज़ किया है कि मैं आपको ये बेचूंगा ज़्यादा प्राइस पे, कितने पे? 200 पे बेचूंगा, और ये जो 100 रुपये का फ़ायदा हो गया यही क्या हो गया? रेपो रेट, बैंक रेपो रेट, ये सब चीज़ें हो गया। ठीक है, अब मैंने बैंक रेट में बता ही दिया। अलग अलग बुक जो है वो अलग अलग बातें बताती हैं। कोई कहता है कोलेट्रल ज़रूरत नहीं है, कोई कहता है ज़रूरत है। ठीक, अब क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं हम एसडीएफ पे। एसडीएफ क्या होता है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, अब एसडीएफ भी एक तरह का रिवर्स रेपो वाला ही गेम है, लेकिन बिना कोलेट्रल के है। ठीक है, अभी आपने देखा कि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है वो कोलेट्रल जमा करवाता है बैंक के पास, लेकिन एसडीएफ में क्या होता है, बैंक वाले आरबीआई से लोन लेते हैं लेकिन कोई कोलेट्रल जो है वो, मतलब आरबीआई बैंक वाले लोन देते हैं आरबीआई को लेकिन कोई कोलेट्रल नहीं लेते हैं। ठीक है, वो हो गया एसडीएफ में, आरबीआई कोई कोलेट्रल नहीं देता है। 2013 में उर्जित पटेल जी की कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था एसडीएफ फैसिलिटी को, तो ये जो है साल 2022 में इसको लागू कर दिया गया। इसमें क्या होता है, क्लाइंट जो है डिपॉजिट करते हैं अपना एक्स्ट्रा मनी आरबीआई के पास, आरबीआई उनको इंटरेस्ट रेट पे करता है और आरबीआई कोई कोलेट्रल नहीं देता है। रिवर्स रेपो रेट में आपको ध्यान होगा कि कोलेट्रल दिया जाता है। बेनिफिट क्या है एसडीएफ का? कॉम्बैट करना इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, मनी सप्लाई को कम करना है, तो आरबीआई क्या करती है? एसडीएफ फैसिलिटी का यूज़ करती है, बैंक सबसे पैसे ले लेती है, शक्कर लेती है और उनको कुछ इंटरेस्ट रेट दे देती है। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और इसमें आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी प्लेज नहीं करना पड़ता है, सीधी सी बात है। अभी हमने देखा, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में करना पड़ता है। अब आप खुद सोचो कि रिवर्स रेपो रेट में जब आरबीआई को गिरवी कुछ रखना पड़ा, तो आरबीआई को जब कुछ गिरवी रखना पड़ा वहाँ पे आरबीआई इंटरेस्ट भी कम देगी, लेकिन यहाँ पे उसको कुछ जब गिरवी नहीं रखना पड़ा तो सीधी सी बात है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एसडीएफ में यही होता है भाई, आरबीआई को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है रिवर्स रेपो रेट के मुकाबले में। ठीक है, ज़्यादातर अभी एसडीएफ का ही यूज़ करते हैं बैंक वाले सब। ठीक है, प्रेजेंट में 2025 फेब की बात किया जाए तो क्या रेट चल रहा था? 5.75% एमएसएफ चल रहा था, रेपो रेट 5.50 चल रहा था। एसडीएफ क्या होता है? रेपो रेट माइनस का 0.25%, तो यानी कि 5.25%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% अभी के लिए आरबीआई ने फिक्स कर रखा है। ठीक है, अब लेंडर कौन है, यानी पैसा देने वाला कौन है? तो एमएसएफ रेपो रेट में पैसा देने वाला आरबीआई है, लेने वाला कौन है? बैंक वगैरह है।
वहीं पे एसडीएफ सब में बात किया जाए तो पैसा देने वाला कौन है? पैसा देने वाले बैंक है। किसको देते हैं? आरबीआई को देते हैं, जमा करते हैं आरबीआई के पास। कोलेटरल की बात किया जाए यहाँ पे तो एमएसएफ रेपो रेट में कोलेटरल दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है बैंक के द्वारा आरबीआई को, लेकिन एसडीएफ में आरबीआई नहीं देता है, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई देता है। ठीक है। डिस्क्रिशन की बात किया जाए, अब यहाँ पे मर्जी किसकी चलेगी भाई? तो पता है आप सभी को एमएसएफ की फैसिलिटी के लिए मर्जी चलेगी क्लाइंट की, यानी कि आरबीआई मना नहीं कर सकता कि तुम एमएसएफ पे मतलब पैसे जो है वो जमा मत करो। ठीक है। तो आरबीआई का ये मतलब समझ लो आप, डिस्क्रिशन किसका है? क्लाइंट का डिस्क्रिशन है। एमएसएफ पे वो जब चाहे तब पैसा ले सकती है। ठीक है। वहीं पे रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट पे ऐसा नहीं है जब चाहे पैसा ले सकते हैं, वो आरबीआई की मर्जी है दे या ना दे। एसडीएफ फैसिलिटी की बात किया जाए तो क्लाइंट पे है ये मर्जी कि वो जमा करवाए या ना करवाए, आरबीआई को लेना ही पड़ेगा, मतलब आरबीआई को पैसे देने ही पड़ेंगे बैंक को एसडीएफ फैसिलिटी से, अगर उसने पैसे लिए हैं तो। समझ में आया को? इसमें का इस पैसा लेना देना इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, एक बार मैं आपकी कन्फ्यूज़न में दूर कर देता हूँ। एमएसएफ और रेपो रेट में क्या चीज़ था? आरबीआई पैसा देता है, आरबीआई गिव्स मनी। ठीक है। किसको देता है? बैंक को देता है। एसडीएफ और रिवर्स रेपो रेट में क्या है? आरबीआई जो है वो टेक्स मनी। ठीक है। टेक्स करता है, मनी को ले लेता है। ठीक है। आरबीआई एक तरह से लोन ले लेता है, इसमें आरबीआई लोन दे देता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो आरबीआई इसमें डिस्क्रिशन में मना नहीं कर पाएगा कि हमको जो है तुम पैसे हमसे जो है मत लो। ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ठीक। अब हम समझते हैं पॉलिसी कॉरिडोर को किसको कहते हैं। पॉलिसी कॉरिडोर जो है वो उसको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर भी कहते हैं। इसमें क्या था, 2022 अप्रैल के बाद जो है एमएसएफ, रेपो और एसडीएफ, इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो जो है वो कितना है? वो होता है पॉलिसी कॉरिडोर। इस समय लगभग 0.50% है, यानी कि रेपो रेट मान के चलो 5 है, एमएसएफ जो है वो 5 प्लस 0.25 हो गया, 0.25 यानी 5.25 हो गया, और ये कितना हो गया? 0.25% माइनस हो गया 5 से, तो यानी कि 4.75 हो गया ना, 4.75। तो ये जो 25 और ये 25 जोड़ दिया तो हमने 0.50 आ गया। बेसिस पॉइंट में समझो तो 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1% होता है, तो 50 बेसिस पॉइंट कितना हो गया? 0.50% हो गया। 50 बेसिस पॉइंट इस समय पॉलिसी कॉरिडोर चल रहा है। ठीक है। तो क्या एसडीएफ ने मतलब रिप्लेस कर दिया रिवर्स रेपो रेट को? नहीं, रिवर्स रेपो रेट भी चल रहा है, एसडीएफ भी चल रहा है, लेकिन फ्लोर की बात किया जाए तो वो इस समय एसडीएफ है, यानी सबसे नीचे जो है वो एसडीएफ को कहा जाता है। सबसे नीचे का मतलब क्या है? सबसे नीचे का मतलब ये है कि जब आरबीआई पैसा लेता है, लेने पे जो सबसे ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वो क्या है? आरबीआई जब पैसा लेता है, सॉरी लेता नहीं, देता है, एमएसएफ और रेपो रेट में क्या है? आरबीआई क्या पैसा देता है। यार ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए आप भी ध्यान से पढ़ना। ठीक है। रेपो रेट और एमएसएफ में क्या करता है? आरबीआई जब पैसा देता है एज अ लोन के तौर पे तो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। इंटरेस्ट रेट जो सीलिंग है सबसे ज़्यादा वो कितना है? एमएसएफ पे है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो कोलेटरल एसएलआर कोटा से भी देती है, तो इस वजह से उसको ज़्यादा रेपो मतलब चार्ज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। वही फ्लोर की बात किया जाए, सबसे नीचे क्या है? जब आरबीआई लेता है पैसा, आरबीआई जब पैसा लेता है और उस पर इंटरेस्ट देता है, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस पे देता है? वो किस पे देता है? एसडीएफ में देता है। वो रेपो रेट का माइनस 0.25% होता है, जिसमें आरबीआई कोई कोलेटरल नहीं देता है। इसको आप गौर से देख लीजिए। ठीक है। और इसको प्लीज़ बार बार देखिए, तभी आपको यार ये कन्फ्यूज़न दूर होगा। समझ में आया आप सभी को? अब बात करते हैं सिस्टम लेवल लिक्विडिटी किसको कहते हैं। सिस्टम लेवल लिक्विडिटी किसको कहते हैं? सिस्टम लेवल लिक्विडिटी का एक फॉर्मूला होता है, क्या? रिवर्स रेपो प्लस एसडीएफ माइनस कर दो रेपो प्लस एमएसएफ को। ठीक है। यानी कि उस समय जो भी रिवर्स रेपो और एसडीएफ चल रहा है उसको जोड़ दो और माइनस कर दो रेपो प्लस एमएसएफ को। ये जो डिफरेंस है वही सिस्टम लेवल लिक्विडिटी कहते हैं। इसको ध्यान से समझो कैसे। आरबीआई से तो पैसा बोरो किया एक्सिस बैंक ने 100 करोड़ का, लेकिन बहुत सारे बैंकों ने मिलके जो आरबीआई को डिपॉजिट किया रिवर्स रेपो रेट की फैसिलिटी, एसडीएफ की फैसिलिटी से, वो सिर्फ 20 करोड़ रुपए जमा करवाया। ठीक है। तो ये जो -80 आया यहाँ पे हमने देखा ना, फॉर्मूला क्या था यहाँ पे? रिवर्स रेपो प्लस एसडीएफ
ये कितना है 20 करोड़ हो गया यहाँ पे, और रेपो प्लस MSF कितना हो गया 100 हो गया, तो ये कितना हो गया -80 हो गया। तो ये -80 जो है वो क्या सिस्टम लेवल लिक्विडिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लिक्विडिटी डेफिसिट है मार्केट में पैसे की कमी है, मार्केट में पैसे की कमी है, तभी तो बैंक ने RBI से पैसा उधार पे लिया। समझ में आया सभी को। तो RBI की हरदम यही मंशा रहती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कि मार्केट में पैसे की कमी हो, मनी सप्लाई की कमी हो, ठीक है। तो RBI का हरदम क्या टारगेट रहता है इन्फ्लेशन से लड़ने का, कि सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट हो। क्यों? ताकि मार्केट में पैसे की कमी हो जाए और इन्फ्लेशन कम हो जाए। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। हम अब तक समझते आए हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI करता है इन्फ्लेशन वगैरह कम करने के लिए। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, अब इसको समझो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है, RBI जो है वो खरीदता बेचता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, इन सब चीज़ों को। RBI का ये काम होता है इन्फ्लेशन सबसे बचने के लिए, ठीक है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में एक रेपो भी आता है जिसको, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन से नॉर्मली UPSC अलग ही रखता है, क्योंकि हम ऑलरेडी रेपो रेट को समझ चुके हैं, जिसमें कि RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, इन सबको खरीदता बेचता है बाय द प्रॉमिस ऑफ रीपर्चेज, मतलब रीपर्चेज का प्रॉमिस होता है इसमें ना। लेकिन आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि RBI बाय और सेल करता है बिना बाईबैक के ना, रीपर्चेज का कोई इसमें एग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये वाला जो ओपन मार्केट ऑपरेशन ये काम कहाँ होता है, ये वाला ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो सेकेंडरी मार्केट में काम होता है, सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट होता क्या है, प्राइमरी मार्केट में कोई भी चीज़ जब पहली बार इशू किया जाता है और पहली बार खरीदा जाता है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट में कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, उस प्राइमरी मार्केट से जो चीज़ें खरीदी हुई हैं उसका जो रीसेल होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। आप जो किसी भी ब्रोकिंग एक्ट पे जो खरीदते हो, बेचते हो, अपना जो भी आपके पास शेयर्स, बॉन्ड वगैरह, वो सब सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो यहाँ पे भाई RBI भी खेल करता है, यहाँ पे RBI भी खरीदता बेचता है, लेकिन क्या कोई कोलैटरल जमा करता है, कोई कोलैटरल दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जब इन्फ्लेशन हो, जब महंगाई बढ़े तो RBI क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच देता है। बेच देने से क्या होता है, मनी को सक कर लेता है। समझ में आपको, मनी को मार्केट से जब ले लेगा तो क्या हो गया, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गया, मनी सप्लाई कम हो गया तो इन्फ्लेशन कम हो गया। वहीं पे अगर डिफ्लेशन हो गया, यानी महंगाई बहुत ज़्यादा कम है, तो RBI क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई कर लेता है और मार्केट में मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ कर देता है ताकि डिफ्लेशन से बचा जा सके, ठीक है। अब ये भाई इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब क्या होता है, ये सब मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, प्लीज़ आप पहले उनको देख लेना, ठीक है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है RBI बाई करता है, सेल करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को, ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी, इन सब को RBI जो है बेचता खरीदता है। RBI को ये ड्यूटी दिया गया है। RBI बाई कब करता है, जब मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना हो, ठीक है, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना हो, मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट करना हो। RBI मतलब समझो आपका, RBI सेल कब करता है, मतलब RBI जब सेल कब करता है, जब मनी सप्लाई को कम करना हो आपको, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये RBI के स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल होता है ताकि लिक्विडिटी को सक किया जा सके, ठीक है। RBI मतलब अलग अलग तरीके के स्कीम लाता रहता है ताकि जो लोग हैं उनसे लिक्विडिटी, पैसा, मनी जो है वो ले लिया जाए ताकि इन्फ्लेशन कम किया जा सके। डिफ्लेशन तो कम ही होता है, नॉर्मली इन्फ्लेशन ही होता है ना। स्टेबलाइजेशन या फॉरेक्स स्वैप किसको कहते हैं, स्टेबलाइजेशन या फॉरेक्स स्वैप क्या होता है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है करेंसी एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना। कि आपको पता है $1 मतलब 80 रुपये, 90 रुपये, ये सब चलता रहता है, तो उसको स्टेबल करना कि एकदम से वॉलेटिलिटी ज़्यादा ना हो जाए, एकदम से बढ़ना घटना ना हो जाए, उसको स्टेबल रखने के लिए RBI ये फॉरेक्स को स्वैप करता है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको स्वैप करता है। ऑपरेशन ट्विस्ट किसको कहते हैं, ये एक तरह का स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जिसको कि हम अगले सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं। इससे क्या करता है RBI, इन्फ्लेशन सबको कंट्रोल में रखने का एक नया तरीका है ऑपरेशन ट्विस्ट, ठीक है। गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम इस पिलर को कंप्लीट कर लेंगे जिसमें कि हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ट्विस्ट से, ठीक है। होपफुली आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है, ठीक है। कमेंट में आप लिखिए भी साथ में क्या आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, कुछ सजेशन है तो भी, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।